एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एक नई नोटिस है, जेपीएससी लेक्चरर की जो वेट कर रहे थे उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है। वो पूरी नोटिस भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ एक नॉर्मल स्टूडेंट कितने मार्क्स लाएगा जब वो फॉर्म फिलअप करेगा उसकी एक कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम एक मोटा मोटी कैलकुलेशन जो आम लोग के पास होती है उसकी पूरी डिटेल निकालेंगे आपके पास कि कितने से आप ऊपर हो पाएंगे, तो आपकी चांसेस बनती है इसमें सेलेक्टेड होने के लिए। तो सबसे पहले आइए नोटिस देखते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये नोटिस आया हुआ है झारखंड लोक सेवा आयोग का। ये विज्ञापन संख्या 3/2026 और विज्ञापन संख्या 4/2026 बैकलॉग और नियमित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए जो आवेदन भरने की तिथि है उसमें चेंजेस हुई है। वो अब हो गई है 23/2/2026 से 15/3/2026 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 15/3/2026 हो गई है। परीक्षा शुल्क के लिए 17/3/2026 और हार्ड कॉपी जमा करने की 30/3/2026 तक हो गई है। तो साथ ही साथ उन्होंने एक करेक्शन किया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्थान पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अंकित हो गया है, इसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग समझा जाए। बाकी शर्तें आपके 4/26 और 3/26 की सेम रहेगी। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन की कि एक नॉर्मल बंदा क्या क्या हो सकता है और उसमें उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वो चीज हम लोग एक सपोज करके चलेंगे कि इससे ज्यादा अगर आपकी है तो ही आपको मतलब ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। होप शायद आपको फॉर्म भरते समय ये चीज ध्यान में आए तो कुछ आप अपना स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज ग्रेजुएशन में 60% लाना आम बात है, चलता है। आज के डेट में जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमटेक वगैरह कर रखे होंगे, ये भी जानते हैं। और एमटेक में 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एमफिल हमारे लिए नहीं है, टेक वालों के लिए नहीं है। इसी पैटर्न पे आप नॉन टेक वाले अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसी पैटर्न पे आप चेंज कर लीजिएगा। बात करते हैं पीएचडी की। तो नॉन टेक वाले जो होते हैं वो पीएचडी की तरफ चल जाते हैं, लेकिन टेक वाले थोड़े एमटेक के बाद सुस्त पड़ जाते हैं। तो सपोज करते हैं कि पीएचडी मेरे पास नहीं है, ठीक है। नॉन टेक वाले नेट जेआरएफ ये सब करते हैं और टेक वाले जो होते हैं वो गेट तो देते ही हैं। तो हम लोग सपोज करके चलते हैं कि किसी ना किसी साल में तो गेट जरूर क्वालिफाई किया ही होगा। तो लेके चलते हैं सबसे मिनिमम मार्क्स वो जस्ट क्वालिफाई लेके आए होंगे। और पब्लिकेशन की बात करते हैं तो भैया नॉर्मल स्टूडेंट पब्लिकेशन नहीं करता, नहीं मानते। कोई कोई टीचिंग कर सकता है, कोई कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम टीचिंग नहीं करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वगैरह पे काम कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि वो टीचिंग भी नहीं है। अगर टीचिंग नहीं है भैया तो अवार्ड भी हमारे पास नहीं है, तो इसे भी हम काट दे रहे हैं। साइट स्टेट लेवल अवार्ड भी तो नहीं है हमारे पास, इंटरव्यू तो बाद की बात है। आइए चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना बनेगा आउट ऑफ 80, ताकि आपको समझ आए कि अगर आपका कितना मार्क्स बन रहा है तो आप एलिजिबल मतलब सिलेक्शन के दौड़ में तो है या फिर पहले ही बाहर हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो है ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन में अगर आप 60% से ऊपर लाते हैं मार्क्स तो आपको मिल जाते हैं 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसे मैं एक ले लूं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर 60% मार्क्स आप लाते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स, तो आपको मैं ये भी ले लेता हूँ। पीएचडी अवॉर्डेड रहता है, लेकिन हमारे केस में हम मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, एक नॉर्मल कैंडिडेट का हम लोग लेके चल रहे हैं। लेट अस सपोज गेट क्वालिफाई है लेकिन जस्ट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो जस्ट क्वालिफाइड में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इसके जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 7.5, ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, ठीक है। रिसर्च पेपर हमने पब्लिश नहीं किया, नॉर्मल सी बात है। टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। अवार्ड्स तो ऑटोमेटिक नहीं है। तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, बस आएंगे आपके 1 + 2 + 3, बस यही मार्क्स आने वाले हैं आपके एक नॉर्मल कैंडिडेट्स के। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 में आ गया आपका ग्रेजुएशन वाला 15 प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 प्लस आपका आ गया गेट के लिए 7.5, ठीक है। बस एनीथिंग एल्स नहीं। तो आपको यहाँ से कितने हो जाएंगे 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा।
5 7 5 12 के 2 हासिले 3 और एक हमारा 4। तो ये एक नॉर्मल कैंडिडेट्स का मार्क्स होगा, यानी 42.5। ये एक बेहद ही नॉर्मल कैंडिडेट का मार्क्स होगा। अगर कहीं से भी सपोज कि उस नॉर्मल कैंडिडेट्स में कोई अगर पीएचडी कर रखा हो, सपोज पीएचडी कर रखा हो, उसे अवॉर्डेड मिल चुका हो, मतलब डॉक्टर की डिग्री ले चुका हो वो, तो उसमें उसके लिए 15 मार्क्स और प्लस हो जाएंगे। तो ये भी नॉर्मल बात है, अगर कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में हम लोग पीएचडी की तरफ ही करते हैं। तो यहाँ पे आपके मार्क्स हो जाएंगे 57.5। ये किससे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे जब आप पीएचडी के साथ होंगे। अब देखिए, जो बंदा पीएचडी कर लेगा उसके पास एक आध दो अवार्ड भी होंगे, साथ ही साथ उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर पढ़ाने का शौकीन है तभी वो पीएचडी करने गया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी होगा। साथ ही साथ उसके पास एक रिसर्च पेपर तो जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्टर है, रिसर्च किया तभी उसका पब्लिश होगा। तो जब वो पीएचडी कर लेगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसके पास एक रिसर्च पेपर जरूर पब्लिश हुआ होगा। तो रिसर्च पेपर के लिए उसे मिल जाएगा 8 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाएंगे 8 7 15 के 5 हासिले 65.5 मार्क्स। ठीक है, ये मिल गए हमारे रिसर्च के लिए। ठीक है, अब जब वो रिसर्च किया होगा तो उसके पास अवार्ड भी होंगे। तो अवार्ड हम लोग चलिए इंटरनेशनल नहीं रखते, लेकिन स्टेट लेवल तो जरूर अवार्ड मिला होगा। तो अवार्ड में जब हम जाएंगे तो स्टेट के लिए जो रहेगा, स्टेट के लिए वो रहेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से उनके मार्क्स हो गए 67.5। ये अभी आउट ऑफ हम लोग 80 की बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी रखा है तब पर भी उनके मार्क्स बन रहे हैं 67.5। और अगर उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस अपना दे दिया, अगर सपोज दे दिया, तब 2 मार्क्स पर ईयर के लिए मिलेंगे। अगर 2 साल उसने दे दिया तो आपके 2 गुने 2 यानी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ से उनका बन के आएगा 71.5। 71.5 यहाँ किसके लिए था? जब आप अवार्ड भी ले चुके होंगे, यहाँ टीचिंग भी ऐड हो गया होगा, और यहाँ जब आपने रिसर्च पेपर भी सबमिट कर दिया होगा तब। तो ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब आप किस कंडीशन में है आप समझिए, और ये बताइए अगर 80 में अगर कोई नॉर्मल एक पीएचडी बंदा है, 71.5 आ गया, सीटें कम है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो कि 71.5 में मोटा मोटी वो दौड़ में काफी आगे निकल चुके होंगे एक नॉर्मल बंदे के रिगार्ड में। क्योंकि अगर नॉर्मल की बात करें जिन्होंने पीएचडी तक नहीं किया है, तो उनके मात्र आपके यहाँ पे 42.5 मार्क्स आ रहे हैं। और ये आफ्टर पीएचडी होगा। जो 15 मार्क्स जुड़ेंगे ये पीएचडी के लिए है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक सेकंड। ये अगर पीएचडी के लिए इनको 15 मार्क्स यहाँ जोड़ दिए जाए तब ये 57.5 हो जाए। ठीक है, तो अब आप सोचिए एक 42.5, एक 42.5 और एक कहाँ 71.5, डिफरेंस निकालिए भैया। तो 0.1109 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 तो 29 मार्क्स। अगर इंटरव्यू में आप फुल भी ले आते हैं फिर भी आपको इंटरव्यू में 20 ही मार्क्स मिलेगा। तो एक नॉर्मल बंदा जिसने पीएचडी कर रखी है, गेट क्वालिफाइड है जस्ट, वो कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो ये थी पूरी सच्चाई। जो एक मार्क्स बेस्ड एकेडमिक बेस्ड जो रिक्रूटमेंट होती है, इसमें इतनी मार्जिन से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं नॉर्मल कैंडिडेट। आप बताइए आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप इस दौड़ में शामिल है या नहीं? बाकी कमेंट कीजिएगा ये जो पैटर्न है वो सही है या नहीं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। जेपीएससी का एक अच्छा एग्जाम है, ये अच्छी पे ग्रेड लेवल 9 और लेवल 10 की जॉब है। तो आप बताइएगा जरूर कि आप इस रेस में शामिल होंगे इंटरव्यू के लिए या फिर नहीं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।